नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का एपिसोड है जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। लगातार आपके सवालों का जवाब दिया जा रहा है और तमाम जो है रील और शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। लगातार आप लोगों का योगदान भी मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। ये अपना आशीष लगातार सौदा घर पर बनाए रखें। यदि आपने हाल में ही सौदा घर को देखना चालू किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल जवाब सेशन की। पहला सवाल है, स्टीफन हॉर्ने जी ने लिखा है, आई रिसेंटली परचेज ए फ्लैट इन ए प्रोजेक्ट एंड इंस्टेड ऑफ ए सेल डीड दे हैव प्रोवाइडेड एन एग्रीमेंट टू सेल। इज दिस डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर ए फ्लैट ओनर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और कई लोग जो है इसको लेके दुविधा में रहते हैं कि हमने फ्लैट खरीदते वक्त हमारा एग्रीमेंट टू सेल किया गया और बाद में क्या सेल डीड होगा, पहले सेल डीड क्यों नहीं किया गया, क्या सेल डीड कराना होगा या नहीं कराना होगा, क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है। ऐसे तमाम सवाल जो है आप लोगों के मन में उठना चालू हो जाते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़, इसको महाराष्ट्र के केस पे ही समझते हैं कि महाराष्ट्र में ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यानी कि सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी जो भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वो इस तरीके का नहीं है कि आपने पैसा दिया और तुरंत आपने खरीद के उसमें शिफ्ट होने का प्लान कर लिया। ऐसा नहीं होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर काफ़ी इनिशियल स्टेज पे, तो वहाँ पे जब वो चीज़ मौजूद ही नहीं है तो उसका सेल डीड कैसे होगा, आपके नाम पे उसका टाइटल कैसे आ जाएगा जब वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। यानी कि अभी वो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो बिल्डिंग बनेगा, सर्टेन फ्लोर पे आपका फ्लैट होगा और एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको उसका पोजीशन मिलेगा। इस वजह से एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आप और सेलर के बीच में, यानी बायर और सेलर के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक लीगल बाइंडिंग के अंतर्गत जो है ट्रांजैक्शन होता है और वो सारा कुछ जो है एग्रीमेंट टू सेल में लिख दिया जाता है कि आपको इस फेज पे इतना पेमेंट करना है, डेवलपर इस समय तक इसको कंप्लीट करेगा। अगर वो कंप्लीट टाइम पे नहीं करता है तो हाईएस्ट मार्जिनल रेट के हिसाब से जो है लेंडिंग रेट जो है आपका +2% के रेट पे वो आपको पे करेगा। आप डिले करेंगे पेमेंट तो वही केस आपके साथ अप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें, आपका यूनिट नंबर, आपका नाम, आपका पार्किंग है या नहीं है उसके साथ, ये सारी चीज़ें जो है एग्रीमेंट में लिख दी जाती हैं। ये होता है एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि अभी वो थिंग मौजूद नहीं है और उसका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ऐसे केस में एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है। लेकिन जब बात सेल डीड की आती है तो सेल डीड ऐसे समय पे किया जाता है जब वो फ्लैट मौजूद है, या मान लीजिए कोई चीज़ रीसेल में ले रहे हैं या फिर आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो चीज़ मौजूद है तो उसका डायरेक्ट टाइटल जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये रही बात, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जब बात महाराष्ट्र की होती है तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बिल्डर से परचेज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सेल डीड कराया जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि एग्रीमेंट टू सेल में सारे टर्म एंड कंडीशन जो है लिखे रहते हैं। आप जितना पेमेंट कर रहे हैं आपको उस पेमेंट का रिसिप्ट भी मिल रहा है। जो फाइनल पेमेंट होता है उसका भी रिसिप्ट आपको मिलेगा, पोजीशन लेटर भी आपको मिलता है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आता है, तब जाके आप जो है फ्लैट लेते हैं। पोजीशन लेटर उसी समय आपको मिल जाता है और इसके बाद जो है जब सोसाइटी फॉर्म हो जाती है तो फॉर्म होने के 60 डेज के अंदर जो है कन्वेंस डीड होना भी अनिवार्य हो जाता है। यानी बिल्डर जो है पूरे लैंड का राइट उस सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे और सोसाइटी में रहने वाले हर एक को जो है शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि जो टाइटल है उस फ्लैट की वो उस पर्टिकुलर ओनर के नाम पे आ जाती है। लेकिन कई केसेस में आप देखने में आता है, आप लोग देखते भी होंगे कि कन्वेंस डीड में काफ़ी डिले होता है। इसके पीछे का कारण ये होता है, डेवलपर वहाँ पे मौजूद एक्स्ट्रा एफएसआई को आने वाले प्रोजेक्ट में जो है यूज करना चाहता है या फिर उसी प्रोजेक्ट में फर्दर कोई नया टावर बनाने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो कन्वेंस डीड टाइम पे नहीं करते हैं। तो आप लोग जहाँ भी खरीद रहे हैं आप पहले ही क्लैरिफाई करिए कि आपके प्रोजेक्ट में कितने टावर रहेंगे, कहीं उसमें कुछ इंक्रीज तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं आपके टावर की हाइट तो नहीं बढ़ा दी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ और कमिट किया गया कि यहाँ गार्डन आएगा, यहाँ ओपन स्पेस आएगा, यहाँ पार्किंग आएगा और बाद में उसको कुछ और कर दिया जाए। तो ये चीज़ पहले जो है आप समझ लें। और अगर कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए डेवलपर को कंसेंट लेना होगा और वो कंसेंट 66 से 67% लोगों का लेना होता है। मोटे तौर पे 70% लोग अगर कंसेंट देते हैं तभी वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बदलाव कर सकता है। अगर डेवलपर बिना कंसेंट लिए कुछ करता है तो आप सीधे महारेरा में या फिर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क हो गया जिसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एग्रीमेंट टू सेल क्यों किया जाता है और सेल डीड किस केस में होता है। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे प्रेस करिए और थोड़े में अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए।
आगे चलते हैं, श्याम जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर कुड यू प्लीज क्रिएट ए वीडियो एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कारपेट एरिया एंड रेरा कारपेट एरिया। देखिए श्याम जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे हमने कई बार जो है बात भी की है, और जो हमने पहले के रिव्यू किए हुए हैं जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कई बार हमने कारपेट एरिया और टोटल कारपेट एरिया लिखा है। लेकिन पिछले एक साल में देखेंगे जितने भी हमने रिव्यू किया है वहाँ पे हमने टोटल कारपेट एरिया मेंशन नहीं किया। उसके पीछे का कारण ये है कि कारपेट एरिया एक ही होता है जो महारेरा के थ्रू गवर्न हो रहा है, और ये होता है आपके फ्लैट के अंदर का स्पेस एक्सक्लूडिंग जितने टेरेसेस हैं, चाहे वो ड्राई बैल्कनी हो, बैल्कनी हो, इन सब का एरिया हटा के इंटरनल वॉल का एरिया भी इंक्लूड करके वो आपका महारेरा कारपेट एरिया कहलाता है। जो आपकी आउटर वॉल होती है वो एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। और जब आप कारपेट एरिया में, यानी जो अभी हमने आपको बताया, इसमें टेरेसेस, बैल्कनी, ड्राई बैल्कनी जो भी एरिया है उसे ऐड कर देते हैं तो वो टोटल एरिया बन जाता है, यानी कि वो टोटल यूजेबल एरिया जो आपको मिलने वाला है उसी को कई बार टोटल कारपेट एरिया भी कह दिया जाता है। तो जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यह भी समझें कि महारेरा कारपेट क्या है और उसके साथ टोटल एरिया क्या है, यानी कि उसमें बैल्कनीज, टेरेसेस, ड्राई बैल्कनी वगैरह मिला के आपका टोटल यूजेबल स्पेस कितना मिलने वाला है और कारपेट एरिया क्या रहेगा, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, शिवानी पाटनी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर इज इट एडवाइजेबल टू परचेज ए शॉप लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। देखिए शिवानी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कई लोग जब शॉप खरीदने जाते हैं, क्योंकि शॉप जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड मौजूद होते हैं जो आपको रोड साइड मिले, तो लोग ये भी जो है कोशिश करते हैं क्यों ना रोड के अंदर ले लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जो एक मॉल कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है उसके अंदर क्यों ना जो है शॉप को ले लिया जाए। देखिए लेना तो काफ़ी टेम्पटिंग है, लेकिन क्या वो उस तरीके का आरओआई आपको दे पाएगा, ये पहले देखें। आसपास के जो माइक्रो मार्केट में और भी कॉमर्शियल बिल्डिंग मौजूद हैं, वहाँ पे जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे अंदर जो है शॉप्स दिए गए हैं, वहाँ पे एक बार विजिट करिए, वहाँ पे देखिए क्या फुटफॉल है, कितना वहाँ पे रेंट पे गया है, ऑक्यूपेंसी कितनी है, उसके आधार पे आप निर्णय लीजिए। क्योंकि जब आपको डायरेक्ट रोड फेसिंग शॉप नहीं मिलता है या काफ़ी महंगा मिलता है तो लोग ये सोचते चलो ठीक है अंदर ही ले लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ही शॉप ले लेते हैं। ऑफिस की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में शॉप की जब बात आती है तो उसका रेट कहीं ना कहीं प्रीमियम डेवलपर आपसे लेता है। क्या वो प्रीमियम रेट का आरओआई आपको मिल पाएगा सही तरीके से? क्या 6% या उसके ऊपर या 5% तक का वहाँ पे रेंटल यील्ड होगा? कई केसेस में देखने में आया है कि जो अंदर के शॉप्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मल ऑफिस स्पेस का ही रेंट मिल पाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको ऑफिस का ही आरओआई मिलना है तो फिर शॉप के नाम पे आप प्रीमियम क्यों पे करें? इससे अच्छा आप शॉप ही खरीद लीजिए, कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और उस पर मिलने वाला आरओआई जो कैलकुलेट होगा उसका परसेंटेज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, कुछ पैसा आप बचा पाएंगे, या फिर ऑफिस स्पेस के नाम पे आपको ज़्यादा स्पेस परचेज कर पाएंगे। क्योंकि जब आप शॉप के लिए जाएंगे तो शॉप में आपका जब रेट ज़्यादा है तो कम कारपेट के लिए आप ज़्यादा पैसा पे करेंगे। इससे अच्छा है कि जब आरओआई सेम आने वाली है तो आप ऑफिस स्पेस ही ले लीजिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस अगर आप लेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शॉप लेना है तो कोशिश करिए वो रोड साइड में हो, या फिर मान लीजिए रोड साइड नहीं मिल पा रहा है तो ग्राउंड फ्लोर पे ही अंदर की तरफ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि वो कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हो। बाकी किसी भी माइक्रो मार्केट में ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, इसके लिए आप जाके वहाँ पे मौजूद जो भी कॉमर्शियल प्रीमाइसेस हैं वहाँ पे एक बार विजिट कर लीजिए। कहीं समस्या आए तो सौदागर से संपर्क कर लीजिए, तरीका सिंपल है, नीचे क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक है, वहाँ प्रेस करिए, जैसा हर बार आप लोगों को बताते हैं उसमें अपनी समस्या आप हमें भेज सकते हैं। आगे चलते हैं, अंकित श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने लिखा है, सो माई बिल्डर रामा ग्रुप हैज़ टेकन एन एडिशनल 1 year एक्सटेंशन ऑन top of the earlier 1 year COVID extension. We are currently not receiving any updates regarding the project's completion. Could you please provide your suggestion on how to handle this situation? देखिए अंकित जी, बहुत से लोगों के सवाल इस तरीके से आ रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट जो है डिले चल रहे हैं। हर एक लोकेशन से ये जो है कमेंट हम लोगों के पास रेगुलर, ये मान के चलिए कि जितने भी वीडियोस जाते हैं उसमें एक आध कमेंट इससे जुड़ा हुआ जरूर आता है, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भी ऐसे सवाल हम लोगों के पास कई आए हुए हैं जहाँ पे लोगों के मन में दुविधा ये रहती है कि आखिर जब हम लोग अपना एग्रीमेंट कर चुके हैं, हमारा डेट डिसाइडेड है, तो फिर ये एक्सटेंशन कैसे मिल पा रहा है और हम इसे कैसे जो है निपटें इससे, क्योंकि हमें कंपनसेशन भी नहीं मिलने वाला, हमारा घर भी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ रेंट पे दे रहे हैं, और जितना आपने लोन डिसबर्स करा दिया एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए जो आपने परचेज किया है उसका ईएमआई भी चालू है। यानी चौतरफा मार आपके ऊपर पड़ रही है, पर आपको पोजीशन मिलने में देरी हो रही है। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर जो कमिटेड पोजीशन डेट है जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट कि आपके महारेरा पे कितने एक्सटेंशन मिलते जा रहे हैं और कितना अपडेट हो रहा है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप लोग जो भी जिस भी प्रोजेक्ट में आप लोगों ने खरीदा है वहाँ पे अगर
रेरा का जो है एक्सटेंडेड डेट ऑफ पोजीशन आ जाता है, फिर रिवाइज डेट ऑफ पोजीशन आ जाता है। इन सब चक्कर में मत पड़िए। आपके एग्रीमेंट में क्या डेट पोजीशन डेट लिखा हुआ है और कई बार क्या उसमें ग्रेस पीरियड है क्या 2 महीने 3 महीने का, तो वो जो टाइम जैसे ही क्रॉस होता है आप डेवलपर से रिटन कम्युनिकेशन करिए। अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप महारेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने जाएंगे, 5,000 रुपये की फीस होती है, सिंपल होता है। आप कोई भी जितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदा खुद ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन एग्जीक्यूट करने जाएंगे आपको रिकंसिलिएशन फोरम का पहले ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप इसे जो है एमिकेबल सेटलमेंट चाहते हैं। महारेरा की ऐसी बॉडी होगी जो एक मीडिएशन का काम करेगी कि आप लोगों को मध्यस्थता को करा दे। अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है और आप उसके लिए नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट कंप्लेन रेज कर सकते हैं। आप इस चक्कर में कतई मत पड़िए कि उसमें कितना एक्सटेंशन लिया जा रहा है। रेरा को महारेरा को डिसाइड करने दीजिए कि आपका पोजीशन कब मिलना चाहिए था और अगर वो टाइम पे नहीं है तो आपको कंपनसेशन किस तरीके से मिलेगा। यही एक तरीका है जो आपको आपका अधिकार दिला सकता है। बाकी अभी हमने पीछे एक कस्टमर से बात की तो उनका ये कहना था कि अभी हमें पोजीशन मिला नहीं है और हमारी प्रॉपर्टी अभी भी जो है डेवलपर के हाथ में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कंप्लेंट किया और बाद में जब हमें पोजीशन मिलेगा तो हमारी क्वालिटी जो है कम कर दे, हमें प्रॉपर जो है वो समय पे ना दे के या फिर और भी तरीके से कहीं परेशान ना करे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई अलग स्टैंडर्ड पे डेवलपर जो है उसे कंस्ट्रक्ट नहीं करने जाएगा, वो उसके लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्योंकि आप सोचिए उसने टेंडर दिया हुआ है, उसके लिए ऑलरेडी जो है वेंडर सेट कर चुके हैं। अब अलग से क्वालिटी कम करने के लिए क्या करना है, वो वेंडर जो पैसा लेने वाला वो तो उसको पैसा वापस नहीं करेगा 1-2 फ्लैट के लिए, तो वो क्वालिटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कमिटेड डेट पे पोजीशन नहीं मिल रहा है तो पहले तो आप डेवलपर से बात करिए। डेवलपर का अगर रिस्पांस आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो रिटन कम्युनिकेशन भी करिए, क्योंकि आपके पास ये चीज़ रहेगी कि हमने बात करने की कोशिश की, आपने सेटल करने की कोशिश की, लेकिन आपको रिस्पांस नहीं मिला। इससे आपका स्टैंड महारेरा में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो पहले ये रिटन कम्युनिकेशन करिए, उनसे मिलने की कोशिश करिए। अगर चीज़ें सेटल हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, उनका आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना डरे आप सभी लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। और जितने लोग भी वहाँ पे ये चीज़ें फेस कर रहे हैं वो सब लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसकी जो है उसका जो वजन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा रहे तो हमें कमेंट करके बताइए। कोई मशवरा है तो वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मोहम्मद जुबैर जी हैं, इन्होंने लिखा है, माई क्वेश्चन इज दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट न्यू रोड दैट वाज कनेक्टिंग धानोरी टू 509 चौक, नाउ दे आर चेंजिंग द रूट दैट इज इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा स्काई सिटी, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई इट। देखिए मोहम्मद जी, इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि पुणे एयरपोर्ट का जो रनवे है उसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी एयरक्राफ्ट हैं वो जो है यहाँ पे एक तरीके से रनवे उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए रनवे को एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग रास्ता है जो आपको लोगांव की तरफ ले जाया जाता है वो आपको यू टर्न करके फिर जाके कनेक्ट करते हैं। वहाँ से जो आपकी कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। यानी जो आपका 509 चौक रोड की बात हो रही है, अभी अगर आप देखेंगे तो आपका जो पोरवाल रोड है उसके पैरेलल रोड ओपन हो चुका है, उसके वाइडनिंग का और उसके मेंटेनेंस का काम चालू है। और ये रास्ता भी आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा है। तो जब आप पोरवाल रोड की पैरेलल में जो रास्ता खुल चुका है, इसके आगे जब आप देखते हैं तो वहाँ पे रास्ते के बीच में कई जगह कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन वो रोड जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है 509 चौक तक। तो इसके चलते ये जो है निकाला गया कि क्यों ना जो ये रनवे का एक्सटेंशन हो रहा है और उसके चलते जो रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, किसी तरीके से धानोरी से वो रास्ता इस यू टर्न तक जो है कनेक्ट कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक है जिनको जो है एक तरीके से विमान नगर की तरफ आना है, जिनको एरवड़ा के लिए जाना है, जिनको नगर रोड की तरफ आना है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उनको घूम की जो है, चाहे वो लोगांव मार्केट हो, गाँवठान का एरिया, चाहे वो विश्रांतवाड़ी हो, वहाँ तक नहीं जाना होगा, या फिर कलवर बस्ती का जो आपका नैरो रोड है वहाँ से होकर ट्रैफिक जो है फेस नहीं करना होगा, उसके जरिए वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो रोड कहाँ से जाके ओपन होगा, क्योंकि बीच में कई जगह रुकावटें हैं। उसे समझने के लिए जो हमने वीडियो डाला हुआ है उसे आई बटन पर लगा देते हैं, आप प्रेस करके उसे देख सकते हैं। बाकी साथियों, आपके मन में कोई भी दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि प्रयास पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।